हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये पढ़ना जरूरी क्यों है। क्योंकि देखो इसका ना क्वेश्चन आपको हर जगह लगभग लगभग देखने मिलेगा हर एग्जाम में। मतलब कैसे, देखो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो इसका क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग के अंदर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा हाथ मिलाने वाला, कि एक जगह पर 10 लोग हैं और अगर वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, है ना। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक पॉलीगन आपके पास है और उसमें कितने डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं। तो इन सभी तरीके के क्वेश्चंस को हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा जो भी दिया हुआ होगा कि वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या चीज़ होती है। तो फैक्टोरियल नोटेशन को जानने के लिए आप सबसे पहले समझो कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फैक्टोरियल नोटेशन की ज़रूरत हमें पड़ी थी जब हमने काउंटिंग करना चाहा, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर्स को अगर हम जल्दी से काउंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें फैक्टोरियल नोटेशन की ज़रूरत होती है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, तो देखो ये वाला जो साइन है ना, या तो हम इसको फैक्टोरियल बोलेंगे या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका होगा इस तरीके से फैक्टोरियल 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, नंबर 1 तक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसलिए जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो 120 आ जाएगी। मतलब मैं 120 को 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही देखो, जैसे मान लो कोई और नंबर मैं दे दूं यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है सपोज, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बस 1 पर लाकर रोक देंगे इसको। तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। तो यहाँ से हम ये याद रख लेते हैं कि जब कभी हमें n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हो तो उसको हम लिखेंगे n, n-1, n-2, n-3, और ऐसे ही करते करते हम आगे तक जाएंगे। यहाँ से देखो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और फिर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 इंटू 1, तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से 6 आएगा। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो अभी हमने जस्ट निकाली थी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24। फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ से 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ऊपर दे रखी है तो ये 120 हो गया। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 120 यानी कि 720। और इस तरह से हम वैल्यूज बहुत सारी निकाल सकते हैं फैक्टोरियल की। अब यहाँ से समझिए एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई आप ये बताओ कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। तो देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, ये एक सिमेट्री हम फॉलो कर रहे हैं। क्या सिमेट्री फॉलो कर रहे हैं, देखो जो 720 था उससे 120 हमने कैसे निकाला। तो मैं ये कहूंगा कि 720 को आपने डिवाइड कर लिया 6 से, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, 120 मिल गया जो कि ऊपर लिखा है। ऐसे ही 120 से मुझे 24 लाने में किससे डिवाइड करना पड़ा, तो मैंने 120 को डिवाइड किया है 5 से, तो यहाँ से कितना आ गया 24। ऐसे ही देखो इससे पिछली वैल्यू लाने के लिए मैंने इसको किससे डिवाइड किया होगा, तो 24 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 6 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही इससे पिछली वैल्यू लाने के लिए मैंने इसको किससे डिवाइड किया होगा, तो 6 को मैंने डिवाइड किया 3 से, और फिर इससे पिछली वैल्यू लाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से 2 आया था तो 2 को डिवाइड करूंगा मैं 2 से, तभी तो 1 आया। तो अब देखो 1 से अगर मुझे पीछे जाना है तो देखो हर बार में मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 6 फैक्टोरियल की बात की थी तो 6 से डिवाइड किया था, फिर 5 से डिवाइड किया है, फिर 4 से डिवाइड किया है, फिर 3 से डिवाइड किया है। तो अगली बार में मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, तो 2 से डिवाइड किया। अब अगली बार में मुझे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही तो आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये एक तरीके की सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। उसी सिमेट्री के आधार पर हम ये देख रहे हैं कि भाई हम लास्ट वाली वैल्यू को निकालने के लिए उसी फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे रहे हैं तो मिल जा रही है। तो इसीलिए जब मैं स्टार्टिंग में लास्ट से लेकर हम 1 तक पहुंच रहे हैं तो 1 से आगे 0 लाने के लिए मुझे 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है।
फैक्टोरियल को समझने के बाद सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हम परमुटेशन को सॉल्व करेंगे और कई बार हम क्वेश्चन में कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करेंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको कि परमुटेशन क्या है, तो ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है। अब ये अरेंजमेंट क्या चीज हो गई, देखो इसको आप कुछ इस तरह से समझो, जैसे मान लो मेरे पास 3 कलर की बॉल्स हैं, एक मेरे पास ग्रीन कलर की बॉल है, दूसरी रेड कलर की बॉल है और तीसरी ब्लू कलर की बॉल है। तो इन तीनों बॉल्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो देखो पहला तरीका मेरा अरेंज करने का यही हो सकता है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि पहले हम ग्रीन को रख लेते हैं, दूसरी बार में रेड को रख लेते हैं और तीसरी बार में ब्लू को रख लेते हैं। एक अरेंजमेंट और हो सकता है, मैं स्टार्टिंग में तो ग्रीन को ही रहने दूं और रेड वाले को तीसरे नंबर पर रख दूं और ब्लू वाले को दूसरे नंबर पर रख दूं, तो ये अरेंजमेंट भी तो हो सकता है। अच्छा, एक अरेंजमेंट हम और बना सकते हैं कि मैं रेड वाले को सबसे स्टार्टिंग में रखूं, फिर ग्रीन वाले को रखूं और फिर ब्लू वाले को रखूं, तो एक ये भी तरीका होगा। इसका एक तरीका और हो सकता है कि रेड को मैं शुरू में ही रहने दूं और फिर ग्रीन वाले को सबसे लास्ट में रख दूं और ब्लू वाले को मिडिल में रख दूं, तो देखो ये अरेंजमेंट भी हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही एक तरीका और हो सकता है कि मैंने अभी देखो पहले ग्रीन को शुरू में रखा, फिर रेड को, फिर ब्लू को, तो आप ब्लू को सबसे स्टार्टिंग में 2 बार रख सकते हो और फिर उसके बाद में जो रेड वाला है उसको यहाँ पर और यहाँ पर और ग्रीन वाले को यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाए हैं। टोटल कितने अरेंजमेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये टोटल कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो ये जो 6 अरेंजमेंट है ना, इन्हीं को हम परमुटेशंस कहेंगे। ठीक है, परमुटेशंस या फिर हम क्रमचय इनको कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हम इनको क्रमचय, कि यहाँ पर ना कोई सीक्वेंस मतलब कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अरेंज कर रहे हैं हम कि किस तरीके से इसको रख रहे हैं। ऐसे मान लो कि आपको कोई चीज सजा कर रखनी है, 3 पोर्ट हैं आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा, और कमरे में आपको रखने हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके अरेंजमेंट किधर भी इधर उधर एक्सचेंज करके रख सकता है ना, बस उसी की बात हो रही है। तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आएंगी, परमुटेशन के अंतर्गत आएंगी। तो ओवरऑल आप एक बात समझ सकते हो कि परमुटेशन क्या है, ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है। और वो अरेंजमेंट किस तरीके का है, बस यहाँ पर जो मैंने दिखाए हैं कुछ इस तरह से। जैसे मान लो हमने 3 बॉल्स ली थी, तो 3 बॉल्स को हम कुछ इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं और यही अरेंजमेंट जो है वो परमुटेशंस कहलाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें कॉम्बिनेशंस की, तो कॉम्बिनेशन में जैसे मानो मेरे पास यही 3 बॉल्स हैं, पहली बॉल थी आपके पास ग्रीन कलर की, दूसरी बॉल थी आपके पास रेड कलर की और तीसरी बॉल है आपके पास ब्लू कलर की। तो इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर ना अरेंजमेंट की बात नहीं होगी, यहाँ पर ग्रुपिंग की बात होगी। ठीक है, मतलब जब हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे ना तो ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 3 बॉल्स के कितने ग्रुप बन सकते हैं, तो केवल एक ही ग्रुप बनेगा। और ये जो केवल एक ग्रुप है यही हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम केवल एक ग्रुप बना रहे हैं और एक ग्रुप ही हमारा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब हम कभी परमुटेशन निकालेंगे तो अरेंजमेंट बनाएंगे और जब कभी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम ग्रुप बनाएंगे कि कितने के ग्रुप बनना है। अब देखो यहाँ पर मैंने इतने सारे अरेंजमेंट ये बनाए हैं, तो यहाँ पर तो छोटी सी संख्या मैंने 3 ही बॉल्स ली थी। अगर आपके पास 10 बॉल्स हैं या 20 हैं तो उनको आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो, तो उसके लिए हम सीखेंगे कि परमुटेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं और कॉम्बिनेशन को कैसे फाइंड करते हैं, 1 बाय 1। तो मैं आपको परमुटेशंस तो सिखा ही चुका हूं कि परमुटेशंस क्या है, एक तरीके के अरेंजमेंट हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेथड्स टू फाइंडिंग परमुटेशंस। तो परमुटेशंस को हम फाइंड किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर पहला मेथड आपके पास आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब सामान्य रूप से हम इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, और दूसरा आएगा आपका परमुटेशन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा है एनपीआर का क्लास फर्स्ट ईयर में, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला आप डायरेक्ट कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि एक शब्द है आपके पास रोज और उसके अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखो यहाँ पर ना 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो हमसे
पुनरावृत्ति की अनुमति होगी और एक में नहीं होगी। यहाँ पर पहले हम देख रहे हैं जब हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब हम किसी भी लेटर को रिपीट नहीं कर सकते। तो देखो जो जर्नल हमारा प्रिंसिपल है काउंटिंग का, उसमें हमें क्या करना होता है, जितने अक्षरों के पेयर हमें बनाने हैं उतने ही बॉक्स बनाकर आप अपने आगे रख लो। तो देखो हमें 4 के बनाने हैं, तो 4 बॉक्स मैंने यहाँ पर बना लिए। अब इन चारों बॉक्स में आपको पॉसिबिलिटी देखनी है कि कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास इनको फिल करने की। तो यहाँ पर देखो मेरे पास लेटर्स कितने हैं, एक तो आर है, एक ओ है, एक एस है और एक ई है। मतलब मेरे पास 4 चॉइस हैं हर एक बॉक्स को भरने के लिए। तो आप 1 बाय 1 भरने की कोशिश करो। देखो नंबर फर्स्ट को अगर मैं भरता हूँ तो मेरे पास चारों में से कोई सा भी एक लेटर यहाँ भरा जा सकता है, तो मतलब 4 चॉइसेस हैं। अब इसके बाद जब हम सेकंड को भरेंगे तो यहाँ पर देखो कहा है कि किसी की भी अनुमति नहीं है कि आप रिपीट कर लो। तो अगर मान लो आर मैंने पहले लेटर में पहले बॉक्स में भर दिया होगा, तो अब मेरे पास चॉइसेस कितनी है, 3। तो मतलब दूसरे वाले को भरने के लिए 3 ही चॉइस है। अब ऐसे ही फिर सेकंड को भरेंगे तो जो इसमें भर दिया होगा, मान लो ओ भरा, तो बाकी अब मैं उसको दोबारा नहीं लिख सकता, तो अब मेरे पास 2 ही चॉइसेस हैं। तो यानी कि यहाँ पर 2 आएगा। और लास्ट वाले के लिए अगर एस यहाँ भर दिया तो एक ही है सिंगल चॉइस, तो ये 1 हो गया। और अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, मतलब 24 परमुटेशंस यहाँ से पॉसिबल हैं रोज से बनाने वाले। तो ये जो करने का तरीका है ना हमारा, इस तरीके को हम बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और उसमें आपको क्या करना होता है कि आप जितने भी लेटर्स के पेयर बनाने हैं, लेटर्स के हैं चाहे नंबर्स के हैं, तो आप उतने ही बॉक्सेस बना लो और उन बॉक्सेस में सारी चॉइसेस भरो एक एक करके। और अगर उसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो जैसे 4 हमने यहाँ भरा तो अगले में वो कम कर दो, फिर उससे अगले में उन दोनों को कम कर दो, फिर उससे अगले में और कम कर दो, और लास्ट में सारे जो हमारे परमुटेशन आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनल हमारे पास टोटल परमुटेशंस आ जाएंगे कि इतनी चॉइसेस हैं हमारे पास नए नए लेटर्स बनने की। तो देखो ये जो वर्ड्स बनना है ये कैसे वर्ड्स हैं, जैसे मान लो एक हमने ROSE बनाया, दूसरा हमारा ROES बन जाएगा। इस तरीके के जितने बन सकते हैं वो सारे के सारे टोटल कितने होंगे, 24 होंगे। अब देखो दूसरा मैंने आपको बताया कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दूसरा मेथड होता है NPR का फॉर्मूला। तो उससे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास है NPR, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो n होगा ना वो 4 होगा, क्योंकि हमारे पास 4 ही हैं लेटर्स टोटल रोज वर्ड में, और हमें बनाने कितने हैं, तो r जो हमें यहाँ दिया हुआ है 4, यानी कि 4 ही हमें निकालना होगा। तो इसके लिए मुझे 4p4 सॉल्व करना है। अब इसमें आप वैल्यू भरो तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल बचेगा अपॉन में 0 फैक्टोरियल। और मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, मतलब 4 फैक्टोरियल ही आपको सॉल्व करना होगा, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो यहाँ यहीं पर आ गए ना हम, यही तो हमने सॉल्व करना था। तो टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 24। यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है और वहां से भी वही आ रहा है, बस हमारा तरीका चेंज हो गया। मतलब पहले हम उसको सॉल्व कर रहे थे जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और अब हमने उसको सॉल्व किया है परमुटेशन के फॉर्मूले से, जो कि NPR के नाम से हम जानते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि इलाहाबाद वर्ड आपको दिया हुआ है और उससे हम कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है ना, इसमें कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो जब कभी रिपीट होगा तो याद रखना हम वहां फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ये रिमेंबर रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है आपको, कि जहां कहीं लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है हमारे पास 9 लेटर्स। तो 9 फैक्टोरियल ऊपर रखो और जितने भी लेटर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दो। मतलब जैसे 2 बार L दिख रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और इंटू A हमें 1 2 3 4 4 बार दिख रहा है तो 4 फैक्टोरियल, और बाकी के जो है ना वो सारे एक एक बार आ रहे हैं तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर दो, 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल तक, और अपॉन में 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी दिया है 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको कट कर लो 3 टाइम्स, बाकी के सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी ना वही हमारा फाइनल आंसर होगा कि हम इतने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन से इसको समझिए। इसमें कहा गया है कि 0 तथा 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है
और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। अब यहाँ पर भी हमें रिपीटिशन नहीं बोला है, तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए, ये 10 है टोटल। अब इन 10 में से देखो मुझे बनाने कितने अंक ये हैं, 5। तो आप ये कहो कि मैं 5 बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, जो फर्स्ट वाला है वो। तो देखो ये 5 बॉक्स मैंने बना लिए। अब इसमें क्या कहा है, 67 से स्टार्ट होगा, तो 6 और 7 ये दोनों तो फिक्स हो गए। अब ये देखो यहाँ से अगर मैंने 6 और 7 निकाल दिए, तो 6 और 7 तो अब दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो बाकी के जो नंबर्स बचे वो कितने बचे भाई, हमने 10 में से 2 माइनस कर दिए, तो अब मेरे पास 8 नंबर्स बचे होंगे सारे। तो आप ये सोचो कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये कितने नंबर्स से भरी जा सकती है, तो मैं कहूँगा 8 के 8 में से कोई सा एक इसमें आ जाएगा, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई सा भी एक नंबर भर दिया, तो इससे अगले को भरने के लिए मेरे पास 7 पॉसिबिलिटी होंगी और उससे अगले के लिए मेरे पास 6 चॉइसेस होंगी। अब इन तीनों का इंटू कर दो और इन 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे इनका इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 छिंग 42 हो जाएंगे और 42 की 8 से इंटू कर लो तो 8 दूनी 16, 1 8 चौक 32 और 1 33। तो टोटल जो इसका आंसर आ जाएगा वो 336 आ जाएगा। मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करके 5 अंकीय टोटल कितने सम नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 336। तो यहाँ पर परमुटेशन में आपको क्या याद रखना है, देखो 2 केसेस बनना है, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला हम कब नहीं लगाएंगे, जब हमें रिपीटिशन दे रखा हो। रिपीटिशन के केस में कभी भी हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सीधे इसी वाले फॉर्मेट से करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही था, अभी इलाहाबाद दिया है, उसमें जो नंबर्स रिपीटेड है टोटल फैक्टोरियल ऊपर रख लो और अपॉन में जो रिपीट हो रखे हैं उसको रख दो, तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशंस जब हम निकालते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ग्रुप्स निकाल रहे हैं, है ना। तो ग्रुप्स निकालते वक्त ना हम इसको 1 बाय 1 काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे लिए काउंट करना मुश्किल होगा। जैसे हम परमुटेशंस को काउंट कर पा रहे थे ना, वैसे हम कॉम्बिनेशंस को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो आप सीधे सीधे याद रखना कि कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एनसीआर करके, और एनसीआर क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। और यहीं पर मैं बताऊंगा आपको कि जो वो हैंड सेकिंग वाला क्वेश्चन होता है, हाथ मिलाने वाला, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, आप देखो इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था NPR का, तो वो क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और इसमें एक खास चीज क्या दिख रही है, सिर्फ यहाँ आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं इसको ये कहूँ कि जो पहले हमारे परमुटेशंस आए हैं, उन परमुटेशंस को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाए, तो वहां से कॉम्बिनेशन बच जाते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो हमारे कॉम्बिनेशंस आएंगे ना, वो हमेशा छोटे होंगे परमुटेशन से, मतलब परमुटेशन ज्यादा होंगे और कॉम्बिनेशन कम होंगे। तो देखो यहाँ से मैं एक रिलेशन आपके लिए बनाकर देता हूँ, वो क्या होगा, ये जो आर फैक्टोरियल है इसको मैं अगर इधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, NCR इंटू आर फैक्टोरियल, और इक्वल्स टू हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो आप यहाँ से एक चीज याद रखोगे कि ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ये तो NPR है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि NCR को अगर आर फैक्टोरियल से इंटू कर दिया जाए तो वो NPR बन जाता है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारे काम आएगा। कैसे काम आएगा, जब कभी हमें परमुटेशन से कॉम्बिनेशन निकालने होंगे तब हम इसको यूज करेंगे, या कॉम्बिनेशन से हमें परमुटेशंस निकालने होंगे तो हम यूज करेंगे। दोनों ही केसेस में हम इसको यूज करने वाले हैं। फिलहाल हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाएगी। तो देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आप याद रखोगे कि अगर NCR हमें कहीं दिया हुआ है तो बराबर होता है वो NCN माइनस आर के। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम बार बार यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझो। एग्जाम्पल में अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आपके पास 400 दिया हुआ है और C यहाँ पर दे दिया जाए 398 आपको निकालना है, तो अगर आप इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे जो मैंने अभी पहले बताया, तो देर लगेगी ना। तो आप इसको क्या काम करो, इसको आप 400C और ये वाली वैल्यू जो है 400 से ही माइनस कर दो, मतलब 398। तो 2 ही तो बचेगा यहाँ से, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 400C 2 ही बराबर होगा इसके जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। मतलब ये बोल दो यहाँ से कि 400C 398 जो है वो बराबर होगा 400C 2 के। और ये कैसे हुआ, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हुआ।
जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी, और इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एनसीआर के फॉर्मूले से। वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो इसमें जब वैल्यू भरोगे तो ये हो जाएगा 400 फैक्टोरियल अपॉन ये जो है नीचे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और ये 400 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसा दिखेगा ये। 400 को आप खोल लो कहाँ तक, 498 तक। तो 400 इंटू 499 इंटू 498 और अपॉन में क्या आएगा, ये 2 फैक्टोरियल और इंटू ये 2 माइनस होने के बाद में हो जाएगा आपका 498 फैक्टोरियल। और ऊपर भी ये वाला टर्म है तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, 400 इंटू 499 और अपॉन में 2, तो 2 से ये कट जाएगा 200 टाइम्स। मतलब फाइनली मैं इसको क्या कर दूंगा, 499 की इंटू 200 से करके जो भी आएगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसलिए कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए पहली प्रॉपर्टी आप ये वाली याद रखोगे कि एनसीआर जो होता है वो एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है, और इसको हम अक्सर यूज करेंगे जब हमें बड़े बड़े टर्म्स को शॉर्ट में रिड्यूस करना हो। अब देखो यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी आपको कौन सी याद रखनी है। अभी मैंने एक फॉर्मूला लगाया था कि एनसीआर जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो अगर मैं ऊपर वाले टर्म को खोलूं, मतलब इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो मुझे 5c2 दिया हुआ है, तो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे खोलूंगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 2 फैक्टोरियल और इधर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पर जो ये टर्म सॉल्व होने के बाद आएगा तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा। तो जो ऊपर 5 फैक्टोरियल है उसको मुझे कहाँ तक खोलना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखो आप 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 से अगले टर्म कटेगा ये 4। तो आप एक बात सोचो कि ये जो 5 फैक्टोरियल है, अगर नीचे ये 2 दिया हुआ है तो क्यों ना मैं ऊपर वाले के 2 ही टर्म खोलूं और इन दोनों को कट कर दूं पहले ही। मतलब कहने का क्या है, जैसे देखो इसको मैं सिर्फ ऐसे लिखूं कि 5c2 दिया हुआ है तो 5 इंटू 4 कर लूं और अपॉन ये 2 था ना तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दूं। तो देखो आप ये देखोगे कि हम डायरेक्ट यहीं पर पहुंच जाएंगे कि हमारा 10 आंसर आ रहा है। देखो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा और 5 2 जा 10, तो दोनों चीजें सेम हो गई ना। तो इतने सारे टर्म्स से बचने के लिए हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझिए। देखो जैसे आपको दिया हुआ है 10c5, तो 10c5 को आप कैसे सॉल्व करो, इस 10 को ना नीचे 5 फैक्टोरियल दिया ना तो 5 टर्म तक खोल लो। मतलब एक टर्म 10 हो गया, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 6, इसके आगे मत जाओ। और अपॉन में नीचे 5 दिया है ना तो 5 ही फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल तो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपको सिर्फ ये टर्म सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 5 दूनी 10, ये 10 कट गया और ऐसे ही 4 से ही कट जाएगा 2 बार और 3 से ही कट जाएगा सपोज 3 बार। तो आपको सिर्फ 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 ही सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी आपने एक टर्म छोड़ दिया। और समझो देखो इसको, जैसे मान लो आपको 11c9 दिया हुआ है, तो आप क्या काम करो, इस टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो पहली प्रॉपर्टी लगाओ जो मैंने आपको बताई थी। तो आपको सिर्फ क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 11c2 सॉल्व करना पड़ेगा। और 11c2 सॉल्व करने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 11 इंटू 10 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो। तो 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, मतलब ये 55 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। मैंने ये वाली चीज कैसे की, जो अभी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखवाई थी आपको, एनसीआर जो है वो बराबर होता है एनसी एन माइनस आर के। तो देखो मैंने 11 में से 9 माइनस कर दिया तो 2 बच गया, तो 2 यहाँ लिख लिया। और 11c2 निकालना है तो सिर्फ 2 टर्म खोलो, 11 और 10 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दो। देखो एक और एग्जांपल देखो इसका, सपोज मुझे सॉल्व करना है 12c8, तो 12c8 सॉल्व करने के लिए मैं सीधे क्या निकालूंगा, 12c4 निकालूंगा। और इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 4 टर्म्स सॉल्व करो, मतलब 12, उसके बाद 11, फिर उसके बाद 10 और उसके बाद 9, ये 4 टर्म हो गए। और अपॉन 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो है 4 फैक्टोरियल। अब इसको कट कर लो, देखो 12 से ये नीचे 24 पूरा 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 नीम 45 और 45 की 11 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 495। तो ये हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप ये दूसरी प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हमें सॉल्व करना होगा तो पहले हम पहली वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उससे हम उसको रिड्यूस करेंगे और फिर सॉल्व करने में ये हमारी हेल्प करेगा।
इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, NCR अगर आपको दिया हुआ है और प्लस वो NCR+1 के बराबर दिया है ना, तो इसको हम N+1 CR+1 लिख लेते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे सपोज यहाँ N की वैल्यू सेम हो, मतलब 15 दिया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 15 दिया हुआ है ना, और ये प्लस हो रहे हैं, यहाँ R है, मतलब सपोज मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया और यहाँ पर 7+1 यानी कि 8 लिखा है। तो अगर इन दोनों टर्म को मैं प्लस करना चाहता हूँ और मुझे ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा, ऊपर आप 16 बना लो और C नीचे जो बड़ी वाली वैल्यू दी है ना उसको रख लो। तो 16C 8 निकालना है और 16C 8 निकालने के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो अगर इसको मैं 16 में से 8 माइनस करके करूंगा तो मुझे वापस से 16C 8 ही मिलना है, तो ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या काम करोगे, आप 16 को खोलोगे 8 टर्म्स तक, मतलब 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 और इंटू 10 इंटू 9। तो देखो ये 8 टर्म हो गए, 3 3 6 और 2 8 है ना, और इसको आप डिवाइड कर दोगे 8 फैक्टोरियल से और जो टर्म आएगा सॉल्व करने के बाद वो आपका फाइनल आंसर होगा। इससे क्या होगा, इससे आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करने से बच जाओगे, सिर्फ एक इतनी सी प्रॉपर्टी को यूज कर कर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। और ये तो जनरली फर्स्ट ईयर क्लास में प्रूफ करने के लिए भी आती है। इससे आगे इसे सॉल्व करने का वही तरीका होगा कि 16 इंटू 15 इंटू 14 13 12 11 और 10 और 9 इसको तो ऐसे रहने दो और 8 फैक्टोरियल को खोल लो, 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और फिर जो जो टर्म्स आपके कटे, देखो 8 2 जा 16 तो 16 कट गया, और 5 3 जा 15 तो ये 15 कट गया, ऐसे ही 7 2 जा 14 तो ये 14 कट जाएगा, और इससे 6 2 जा 12 तो ये 12 कट जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। मतलब ऊपर के जो टर्म्स है ना, सिर्फ उनकी जो बचे हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नंबर 4 प्रॉपर्टी आपको कौन सी याद रखनी है, अगर आपको कहीं पर NCR दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा NCR की जगह S दिया हुआ है सपोज, तो आप ये देखो कि ऊपर तो दोनों में N ही दिख रहा है लेकिन नीचे चेंज हो रहा है, तो ये कब कंडीशन में पॉसिबल है, तो इसके दो केसेस बनेंगे। एक पहला केस तो ये होगा जब R की वैल्यू S के बराबर होगी, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है भाई, मुझे 5C2 दिया हुआ है और यहाँ पर 5C, यहाँ पर सपोज x दिया है, तो अगर इन दोनों टर्म्स को बराबर करना होगा तो मुझे x बराबर 2 ही तो लेना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि जब r की वैल्यू और s की वैल्यू दोनों आपस में बराबर हों। और दूसरा केस कौन सा होगा, इन दोनों वैल्यूज का जो सम है ना वो n के बराबर होगा, मतलब r प्लस s को मैं n के बराबर कर दूंगा, तो ये वाला केस होगा। क्वेश्चन जनरली यहाँ से बनता है, क्योंकि ये वाला केस तो सभी बना लेंगे, ये वाला जो केस होगा वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5 या फिर n कहो NC3 यहाँ पर दिया हुआ है और इक्वल्स टू यहाँ पर दिया है NC सपोज दैट 5 दिया हुआ है, और आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट 3 + 5 सॉल्व कर दोगे तो 8 हो जाएगा। कई बार तो इसके बाद में आपसे ये पूछ लेता है कि अब आप मुझे बताओ कि NC2 की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर आपने n की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 8 निकाल ली तो आप यहाँ पर 8C2 निकाल दो, और 8C2 आपको निकालना आ ही गया है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी आपको ये भी याद रखनी है कि अगर ये दोनों टर्म आपस में बराबर हैं तो जो इनके नीचे के ये टर्म्स है ना, ये या तो बराबर हो तब ये हो सकता है, या फिर इन दोनों का सम n के बराबर हो तो ये हो सकता है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक ये 4 ही प्रॉपर्टी हैं जो कॉम्बिनेशन को फाइंड करने के लिए आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं जो आपको पेपर में करने होते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है रीड, और उस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब आपसे ये कहा गया है कि रीड में से कितने हैं भाई, 4 ही तो हैं, एक तो R है, दूसरा E है, तीसरा A है और D है। इन चारों का यूज करके कितने पॉसिबल लेटर्स आप बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो आपका परमुटेशन से ही सॉल्व हो जाएगा, और परमुटेशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, आपको 4 से निकालना है तो 4p4 ही तो निकालना होगा, तो आप इसमें सॉल्व कर दो इसको, 4 फैक्टोरियल अपॉन
4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि यहाँ से 4 फैक्टोरियल पूछा है, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें कहा है कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। आप ये जानते हो एक सर्कल है और इसके 2 पॉइंट से, किसी भी 2 पॉइंट से कोई एक जीवा खींची जाती है, तो आप सीधे यहाँ पर क्या निकाल दो, 21 C2 आप कैलकुलेट कर दो। तो इसको सॉल्व करना मैंने अभी आपको सिखाया था कि 21 को आप 2 टर्म्स तक खोलो, यानी कि 21 और इंटू 20, और अपॉन में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो। 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 210। तो हम ये कहेंगे कि 210 जीवाएं इसमें खींची जा सकती हैं, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें कहा है कि एक पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए, यदि प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी जो है ना, ये अक्सर रीजनिंग में पूछा जाता है कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं और उस पार्टी में टोटल व्यक्तियों की संख्या वो देगा और आपसे पूछेगा कि भाई एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो आप एक बात सोचो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया जा रहा है, तो जो यहाँ पर ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप कितने लोगों का बनना है, 2 का ही तो बनना है। तो आप ये कहो कि 15% का हम ग्रुप बना देंगे 2 से, तो 15 C2 की वैल्यू निकालनी है, और इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 15 और गुणा 14 और अपॉन 2 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देंगे, और 2 फैक्टोरियल से ये 7 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 105 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल 105 बार जो है हाथ मिलाया जाएगा। इसी के जैसा देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, जैसे सपोज दैट किसी पार्टी में आप गए और वहां पर 30 लोग हैं, टोटल 30 व्यक्ति हैं, और 30 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो आप एक बात बताओ कि मैंने अभी बताया ना ये 2-2 के ग्रुप बन रहे हैं, यानी कि 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं आपस में, तो आप 30 C2 निकाल दोगे यहाँ से, और देखो 30 को आप सॉल्व करोगे तो 30 इंटू 29 और अपॉन 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दोगे, तो 2 से ही कट जाएगा आपका 15 टाइम्स, यानी कि आपको 15 की इंटू 29 से करनी है। तो 15 नीमा 135 कैरी 13 और 15 दूनी 30 और 13 हो जाएंगे आपके 435। यही आपका फाइनल आंसर है। अच्छा इसी में ना एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, वो होता है टीम पर बेस्ड। आपसे ये कहा जाएगा कि क्रिकेट प्लेयर्स हैं कुछ, जैसे मान लो सपोज दैट 25 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, और उसमें जो है ना 2-2 जो है आपस में मैच खेल रहे हैं, एक व्यक्ति मतलब प्रत्येक के साथ में मैच खेल रहा है। तो अगर हर एक व्यक्ति दूसरे के साथ में मैच खेल रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 25 C2 सॉल्व कर देना है। यहाँ से कॉम्बिनेशन बन जाएगी, क्योंकि 2 के साथ में ही तो खेल रहा है ना वो। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 24 इंटू 25 हो जाएगा, ये एक कम किया मैंने खाली, और 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो, 2 से कट जाएगा 12 बार, और सीधे आपको 12 की 25 से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 17, इसमें कहा है कि 17 खिलाड़ियों के एक समूह में टोटल हमारे पास प्लेयर हैं 17, और उसमें से 5 जो हैं वो बॉलर्स हैं, मतलब गेंदबाजी कर सकते हैं। तो आपको 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, तो कितने प्रकार से हम टीम बना सकते हैं यदि प्रत्येक टीम में 4 जो हैं वो गेंदबाज होने चाहिए। तो आप एक बात बताओ मुझे, 17 टोटल प्लेयर हैं और उसमें से 5 जो हैं वो कैसे हैं, बॉलर हैं। अगर 5 बॉलर हैं तो 12 जो होंगे वो प्लेयर होंगे। अब आप एक बात सोचो, मुझे 11 बंदों की टीम बनानी है, और 11 में से 4 कैसे होने चाहिए, गेंदबाज होने चाहिए। तो गेंदबाज तो मेरे पास 5 ही है ना, तो मतलब 5C4। इन 5 में से मैंने 4 के कॉम्बिनेशन बना लिए जो कि बॉलर्स हैं, ठीक है। अब बाकी के बचे हुए कौन से हैं, क्योंकि मैंने अपनी टीम के लिए यहाँ पर 4 प्लेयर तो ले लिए, तो इसमें से 4 माइनस कर दो, तो अब कितने और लेने पड़ेंगे मुझे, 7। तो वो जो होंगे ना वो इन 12 में से लिए जाएंगे, यानी कि 12C7 हम ले लेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे हमारे पूरी टीम को बनाने के लिए। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये 5C4 लिखा है, तो इसके लिए वो वाला फॉर्मूला यूज करो, NCR जो होता है वो NC N-R के बराबर होता है। तो इसके लिए मुझे सिर्फ 5C1 निकालना पड़ेगा, और इंटू ऐसे ही ये दिया हुआ है 12C7, तो 7 के साथ आप 12 में से C माइनस करोगे तो ये 12C5 हो जाएगा। सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है, तो देखो ये तो 5 ही आएगा, और इंटू इसकी जो वैल्यू होगी, देखो 12C5 दिया है ना, तो 12 को 5 टर्म्स तक खोलो, मतलब 12, 11, 10, 9 और 8, ये 5 टर्म हो गए, और 5 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 120 होती है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 12 × 120, ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब आपको इंटू करना है 5 इंटू
11 इंटू 9 इंटू 8 का, और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर है, जो कि आने वाला है 3960, और यही फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए क्लास फर्स्ट ईयर की आप पहले एनसीईआरटी की बुक उठाइए और वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और जब आप उसको कंप्लीट कर पाएँ तो उसके बाद में ना आप सीधे सीधे या तो एग्जाम्पलर उठा लो या फिर आर डी शर्मा की बुक उठा लो, और वहाँ से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपके पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आप उसे आसानी से बना लोगे। बाकी अगर आप सिर्फ इसे रीजनिंग के लिए पढ़ रहे हो तो रीजनिंग में जो हमारा हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन होता है उसको हम और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होता है।